हेलो एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्पेशली सीएपीएफ एस्पिरेंट्स आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से गया होगा कल। तो इस सेशन में मैं आपके लिए डिटेल में इंग्लिश का एनालिसिस लेके आया हूँ। ओके, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एनालिसिस, आपका इंग्लिश का पेपर कैसा गया एंड मैच योर आंसर्स विथ द एनालिसिस विच आई एम गिविंग यू टुडे। तो ये शॉर्ट एनालिसिस होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। ओके, बिफोर आई स्टार्ट मैं चाहूँगा आप सभी को बताना कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, दिस इज़ द आईडी ऑफ माय टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, या आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर डेली पीडीएफ्स एंड डेली इंटरेक्शन विद मी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास था एसे का। ऑब्वियसली मैं आपको ऐसे लिख के तो बता नहीं सकता, आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपने एसेज लिखे। राइट एसेज ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 300 वर्ड्स। पहला था साइबर अटैक्स अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। ऑब्वियसली कई सारे मल्टीपल पॉइंट्स हैं इस पे आप लिखने के लिए आप लिख सकते हो। ऑब्वियसली आकाश सर, शरद सर ने ये टॉपिक्स आपको बताया था कि ये सारे टॉपिक्स आ सकते हैं, और देखना उसमें शॉर्ट वही टॉपिक्स आपके एग्जाम में आए भी थे। इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इंडिया एक इमर्जिंग लीडर कैसे बन रहा है नए वर्ल्ड में, नए दुनिया में। द इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, व्हाट इज द इंडियन डायस्पोरा एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर क्रिटिकल पिलर्स फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। एजुकेशन अवेयरनेस बहुत ही क्रिटिकल पिलर्स है, ज़रूरी पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के लिए। ई वेस्ट द डार्क साइड ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन, जिसका मतलब है ई वेस्ट, आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कहते हैं। एक तरह से डिजिटल रेवोल्यूशन तो हो रहा है, बट ई वेस्ट के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है एनवायरनमेंट को। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ डार्क साइड फॉर द डिजिटल रेवोल्यूशन। और अगला था द जोग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इट्स रियल वेल्थ। जोग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो इंडिया का है, तो ये उसका रियल वेल्थ है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मल्टीपल पॉइंट्स लिखने वाले ऑब्वियसली साइबर अटैक्स वाला आप सिलेक्ट कर सकते थे, लास्ट वाला सिलेक्ट कर सकते थे जोग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। प्रॉबली ई वेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आपके पास शायद ना हो, डिपेंड करता है किसने ई वेस्ट वाला टॉपिक को चूज़ किया है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर्स ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, इस पे बहुत सारा लिख सकते हो। इंडिया एज एन इमर्जिंग वर्ल्ड लीडर, तो 1, 2, 3 और 4 देखा जाए तो ये 4 टॉपिक्स आई एम श्योर कि ज़्यादातर लोगों ने, जिसने लोगों से मैंने भी इंटरेक्ट किया, उन्होंने मोस्टली ये 4 टॉपिक्स को पिक करके एसेस लिखे हैं। तो ये थे एसेस के टॉपिक्स। ओके, अगला था राइट आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसे डिबेट राइटिंग भी कहते हैं। ये 2 टॉपिक्स आए थे फॉर एंड अगेंस्ट के लिए लिखने के लिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एसेंशियल हैं फूड सफिशिएंसी के लिए। फॉर द टॉपिक आपको लिखना था और अगेंस्ट द टॉपिक भी आपको लिखना था। सो अकॉर्डिंगली आपने लिखा होगा, उम्मीद करता हूँ। कैपिटल पनिशमेंट इज अ डिटरेंट फॉर हीनस क्राइम्स। कैपिटल पनिशमेंट एक डिटरेंट होता है हीनस क्राइम्स के लिए। अगेन फॉर, हाँ ये होता है। हीनस मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा क्रूर जो क्राइम्स होते हैं उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल इज डेथ पनिशमेंट। इट इज़ ए डिटरेंट, मतलब वो लोगों को रोकता है ऐसे क्रूअल क्राइम्स करने के लिए। फॉर द टॉपिक, हाँ रोकता है, सही बात है। अगेंस्ट द टॉपिक भी लिखना था, नहीं बहुत ज़्यादा डिटरेंट नहीं होता प्रॉब्ली, इसके लिए भी लिखना था। तो ये था आर्ग्यूमेंट के टॉपिक्स। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट राइटिंग पे आपके पास आया था, ऑब्वियसली 200 वर्ड्स का आपको लिखना था। डू नॉट मेंशन एनी नेम और एड्रेस इन द रिपोर्ट, यूज XYZ ABC इफ नीडेड। डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स इन मेजर सिटीज़। अगर आप न्यूज़ को रेगुलरली फॉलो करते आ रहे हो, एडिटोरियल वगैरह को, तो आपको पता होगा कई सारे सिटीज़ में अभी वाटर डिप्लीट हो चुका है। कई सिटीज़ में तो वाटर अवेलेबल, ग्राउंड वाटर है ही नहीं। सो डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स इन मेजर सिटीज़, इसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखना था। रिपोर्ट ऑब्वियसली एज ए जर्नलिस्ट आपको रिपोर्ट राइटिंग एक आर्टिकल लिखना था। इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स। ओके, इंडियन स्पोर्ट्स में इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन कैसे बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में भी रिपोर्ट लिखना था।
ओके अगर लेटली आपने देखा होगा कई सारे विमेन पार्टिसिपेशन आपने देखे होंगे कई सारे स्पोर्ट्स में, तो उसको लेके भी रिपोर्ट लिखना। सो रिपोर्ट राइटिंग इज़ डन वेरी सिमिलर टू दैट विच यू सी इन द न्यूज़पेपर्स। तो ये सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता होगा, तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपने लिखा इसके बारे में। इसके अलावा आपके पास एक प्रेसी राइटिंग के लिए एक पैसेज था। ऑब्वियसली प्रेसी मैं पढ़ने नहीं वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ प्रेसी राइटिंग भी आपने 1/3 ऑफ द ओरिजिनल में इसको कंप्रेस करके आपने लिखा होगा। सो दैट वाज द प्रेसी राइटिंग टॉपिक। अब आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। गाइस मेनली जो मैं एनालाइज करने वाला हूँ इस सेशन में दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके अलावा जो आपके डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन थे। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें पैसेज में ये ऑलरेडी लिखा हुआ था, मैं आपके लिए पैसेज पूरा पढ़ते नहीं रहने वाला हूँ। ऑब्वियसली आप सभी एग्जाम आपने अटेम्प्ट किया होगा तो आपने पैसेज पढ़ा ही होगा। लेट्स स्ट्रेट अवे कम टू द क्वेश्चंस। ओके क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन था हाउ डिड बॉम्बे डेवलप इनटू अ कमर्शियल हब इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में बॉम्बे एक कमर्शियल हब कैसे बना? इसका आंसर पैराग्राफ 1 में ही आपका दिया हुआ है। ओके जहाँ पे यहाँ पे लिखा है बॉम्बे वॉज वन कमर्शियल कैपिटल ऑफ कॉलोनियल इंडिया एज द प्रीमियर पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। क्योंकि बॉम्बे एक बहुत प्रीमियर पोर्ट था, पोर्ट सिटी था, इट वॉज द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी हाफ ऑफ द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया पास थ्रू बॉम्बे। ओके एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेड आइटम वॉज ओपियम दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपोर्टेड टू चाइना। तो यहाँ से यहाँ तक अपने शब्दों में आपको लिखने की ज़रूरत थी। सो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो पहले पैराग्राफ के उस 3 सेंटेंसेस में छुपा हुआ था। हाउ डिड बॉम्बे डेवलप इनटू कमर्शियल हब, क्योंकि वो एक पोर्ट सिटी था। ओके और वो एक मेजर पोर्ट सिटी था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी कई सारे स्पेसिफिकली ओपियम को चाइना वगैरह के लिए ट्रेड करते थे। इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स मेजरली उस पोर्ट सिटी के थ्रू होता था। ये आपका आंसर था यहाँ। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द डिमांड फॉर इंडियन कॉटन एस्केलेट। अगेन इंडियन कॉटन का डिमांड कैसे एस्केलेट हुआ था? यहाँ पे देखो ये सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है व्हेन द अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्टेड इन 1861 कॉटन फ्रॉम अमेरिकन साउथ स्टॉप्ड कमिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट, दिस लेड टू अपसर्ज ऑफ डिमांड। तो ये स्पेसिफिकली हमने वर्ड्स में लिखना है कि जब अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हुआ था 1861 में और कॉटन जो है वो अमेरिकन साउथ से इंपोर्ट होना बंद हो गया था, तब डिमांड बढ़ी कॉटन के लिए और इसमें इंडियंस ने अपॉर्चुनिटी देखा। ओके इंडियन कॉटन के लिए डिमांड बढ़ा जो कि प्राइमरीली डेक्कन में उगाया जाता है। डेक्कन आप जानते हो, डेक्कन प्लेटो, आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला एरिया। वंस अगेन इंडियन मर्चेंट्स एंड मिडिलमैन फाउंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स। उस वॉर के कारण ह्यूज प्रॉफिट्स कमाने का इनका एक मौका था, तो ग्रेजुअली डिमांड फॉर इंडियन कॉटन इंक्रीज्ड। ओके तो ये चीज़ आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर वहाँ था अमेरिकन सिविल वॉर के कारण उसका कॉटन का डिमांड, इंडियन कॉटन का डिमांड इंक्रीज हुआ, इस हिसाब से डिमांड इंक्रीज हुआ। दैट्स द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हाउ डिड द डिमांड फॉर इंडियन कॉटन एस्केलेट। लंबे चौड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने थे आपको, हार्डली 2 to 3 सेंटेंसेस वुड सफाइस। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड द यूरोपियन आर्किटेक्चर डोमिनेट द स्काईलाइन ऑफ द बॉम्बे इन मिड 19th सेंचुरी। इसमें 2-3 पॉइंट्स अगेन लिखे हुए हैं। यूरोपियन आर्किटेक्चर क्यों ज़्यादा से ज़्यादा वो डोमिनेट करता था बॉम्बे के स्काईलाइन को? तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैनी न्यू बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड एट दिस टाइम, दीज बिल्डिंग्स रिफ्लेक्टेड द कल्चर एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द रूलर्स। वो रूलर्स के कल्चर और कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता था। द आर्किटेक्चरल स्टाइल वॉज यूजुअली यूरोपियन। This importation of European styles reflected the imperial vision in several ways. Imperialism जो colonialization है उसको रिफ्लेक्ट करता था ये आपके structures. First, it expressed the British desire to create a familiar landscape in alien country. British ये फील करना चाहते थे कि वो अपने ही घर में हैं। इस कारण से उन्होंने ब्रिटिश आर्किटेक्चर के बिल्डिंग्स उन्होंने बनाए ताकि उनको कोई एलियन कंट्री, अलग कंट्री न लगे, उनका खुद का ही कंट्री लगे। एंड दस टू फील एट होम इन देयर कॉलोनी, उनको खुद ही अपना कंट्री लगे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश स्टाइल में बिल्डिंग्स बनाए। सेकेंड, द ब्रिटिश फेल्ट द यूरोपियन स्टाइल्स वुड बेस्ट सिंबलाइज देयर सुपीरियरिटी। तो ये भी लगा कि ब्रिटिश स्टाइल से उनको अपना एक सुपीरियरिटी पता लगेगा, अथॉरिटी एंड पावर। थर्ड, दे थॉट दैट बिल्डिंग्स दैट लुक्ड यूरोपियन वुड मार्क
आउट द डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन। तो यहाँ पे पूरा आपका आंसर छुपा हुआ है, अपने वर्ड्स में आपको इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी। प्रीटी सिंपल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डिड द ब्रिटिश अडैप्ट द इंडियन बंगला टू सूट देयर नीड्स। नाउ बंगले के बारे में वहाँ पे बंगाली में जो एक हट के बारे में यहाँ पे देखो, द नेम बंगलो वॉज डिराइव्ड फ्रॉम बंगला, अ ट्रेडिशनल थैच्ड बंगाली हट। द कॉलोनियल बंगलो वॉज सेट ऑन एक्सटेंसिव ग्राउंड्स विच एंश्योर्ड प्राइवेसी, क्योंकि उन्हें प्राइवेसी चाहिए था और इंडियन वर्ल्ड से थोड़ा सा डिस्टेंस अपने आप को रखना था और एक फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी दिखानी थी, इसलिए वे बंगले में रहते थे। ओके, मार्क द डिस्टेंस फ्रॉम द इंडियन वर्ल्ड। ओके, अ ट्रेडिशनल पिच रूफ एंड सराउंडिंग वरांडा केप्ट द बंगलो कूल इन समर मंथ्स। कंपाउंड हेड, सेपरेट रेटिन्यू, ये सब डिटेल्स वहाँ पे लिखे हुए हैं, चाहो तो आप लिख सकते हो। अकॉर्डिंगली उनके नीड्स के हिसाब से यही बंगला उनको सूट करता था। हाउ डिड द बंगलो सिंबलाइज कॉलोनियल एटीट्यूड्स। कॉलोनियल एटीट्यूड्स को कैसे सिंबलाइज करता था, अगेन उसी पैराग्राफ्स में वो मेंशन्ड है, क्योंकि कॉलोनियल एटीट्यूड उनका क्या था कि वो इंडियन वर्ल्ड से अलग रहना चाहते थे, एक सोफिस्टिकेटेड वे में रहना चाहते थे, एंड they believed in kind of racism, and that's the reason they had separate quarters for retinue and for domestic servants. At the same time वो चाहते थे कि they ensured privacy, वो private life भी चाहते थे, बहुत ज़्यादा socialize करने वाले लोग नहीं थे द ब्रिटिश। they ensured privacy, और इस कारण से, क्योंकि उन्हें privacy चाहिए था, इसलिए वो बंगलों में रहते थे, and they wanted to distance themselves from the Indian world around. So that marked their attitude. एटीट्यूड में क्या क्या आ जाता है, रेसिज्म, दे वांटेड सॉलिट्यूड, दे वांटेड पीस एंड क्वाइट। ओके, तो इन सब चीज़ों के कारण वे बंगलों में रहते थे। तो दैट डिनोट्स द एटीट्यूड ऑफ द इंग्लिश। क्लियर इनफ। अब आते हैं डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चंस में। रीराइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। पहला क्वेश्चन था, योर बिहेवियर ग्रेटली एस्टॉनिशेस मी। योर बिहेवियर ग्रेटली एस्टॉनिशेस मी, इसमें चेंज द वॉइस करना था। सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका चेंज ऑफ वॉइस हो जाता, आई एम ग्रेटली एस्टॉनिश्ड एट योर बिहेवियर। कई लोग यहाँ पे शायद बाई कर दिए होंगे, जो कि गलत है। एस्टॉनिश्ड, शॉक्ड, ये सब एक जैसे शब्द हैं, और एस्टॉनिश्ड के साथ एट आता है जब किसी नॉन लिविंग थिंग की आप बात करते हो। तो आई एम ग्रेटली एस्टॉनिश्ड एट योर बिहेवियर, दैट शुड बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सिंपल। अगला सवाल था, ही सेड वेयर विल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। Where will I be this time next year? Rewrite the sentence using indirect speech. इस सेंटेंस को indirect speech करना था। Indirect speech कुछ इस हिसाब से होगा, He wondered where he would be, this time को that time कर दिया, He wondered where he would be that time the following year, full stop. Okay? He wondered where he would be that time the following year. एक्सक्लेमेशन मार्क है तो जनरली हम एक्सक्लेम्ड या वंडर्ड लिखते हैं। यहाँ ऑब्वियसली ये वंडर कर रहा है कि मैं अगले साल इस समय कहाँ रहूँगा, तो वंडर्ड इज द बेस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड व्हेन यू चेंज दिस सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, वेरी गुड। अगला सवाल, एज सुन एज शी रीच्ड हर होम द मैसेंजर अराइव्ड। एज सुन एज शी रीच्ड हर होम द मैसेंजर अराइव्ड, इसको आपको लिखना था नो सूनर दैन के साथ। तो सेंटेंस कैसे होता, नो सूनर हैड शी रीच्ड हर होम, यहाँ हर मिसिंग था, नो सूनर हैड शी रीच्ड हर होम दैन द मैसेंजर अराइव्ड। नो सूनर दैन के साथ आप सेंटेंस को कुछ इस हिसाब से लिखते, नो सूनर हैड शी रीच्ड हर होम दैन द मैसेंजर अराइव्ड, दैट शुड बी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर एंड दैन। अगला क्वेश्चन था, ही वॉक्स इन एन ऑकवर्ड फैशन, उसके बाद ब्लैंक, एड अ सूटेबल क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या होगा, walks is simple present tense and sentence is positive. He walks in an awkward fashion, doesn't he? He walks in an awkward fashion, doesn't he? Should be the a suitable question tag for this particular question. ठीक है, आगे अगला सवाल था, my son always confides dash me. Confide का मतलब है कोई भी चीज़ वह करता है तो मुझको बताता है। सो कन्फाइड ऑलवेज टेक्स द प्रेपोजिशन इन, तो जिसने भी इन लिखा था वो बिल्कुल सही थे। माई सन ऑलवेज कन्फाइड्स इन मी शुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल था, ही विजिट्स मी रेयरली, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। सेंटेंस को नेगेटिव बनाना था बिना मीनिंग चेंज किए हुए। तो विजिट्स मी रेयरली, ये तो अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव कुछ इस हिसाब से बनाओगे, ही डज नॉट विजिट मी ऑफन। ही डज नॉट विजिट मी ऑफन,
जिसका मतलब ही है ही विजिट्स मी रेयरली। तो नॉट आ गया, सेंटेंस नेगेटिव भी बन गया और सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल बरकरार रहा। ही विजिट्स मी रेयरली विल बी ही डज नॉट विजिट मी ऑफन। ओके, अगला, ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड। यूज टू एंड टू। इसी सेंटेंस को टू और टू के साथ लिखना था। ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ये कुछ इस हिसाब से होता है, ही इज टू क्लेवर टू बी ट्रस्टेड। वह इतना चालाक है कि उस पर भरोसा किया नहीं जा सकता। ही इज टू क्लेवर टू बी ट्रस्टेड। दैट शुड बी द वे यू राइट दिस सेंटेंस। टू भी आ गया और टू प्लस V1 आता है। इज टू क्लेवर टू बी ट्रस्टेड। अगला सवाल है, नाइदर ऑफ द प्लान्स डैश हिम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने आपको पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में बताया ईच, एवरी, आइदर, नाइदर वगैरह हमेशा सिंगुलर के तरह काम करता है। तो आप लिखोगे नाइदर ऑफ द प्लान्स सूट्स हिम। सूट्स इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। नाइदर ऑफ द प्लान्स सूट्स हिम शुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल था, तानिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास, यूज द कंपैरेटिव डिग्री। इस सेंटेंस को कंपैरेटिव में बनाना था और सेंटेंस का मीनिंग बरकरार रखना था। तो सेंटेंस कुछ इस हिसाब से बनेगा, तानिया इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन हर क्लास। मोर इंटेलिजेंट आ गया, कंपैरेटिव डिग्री है ये। तानिया इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन हर क्लास इज सेम एज सेइंग तानिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास। सो दैट शुड बी द way you change the sentence to the comparative degree using comparative degree. अगला सवाल था, deep snow dash on the railway track। गहरा स्नो पड़ा हुआ था रेलवे ट्रैक में। तो पड़ा हुआ था के लिए आप LAY लिखोगे। deep snow lay on the railway track, that should be the correct answer to this particular question। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आई विल एड्रेस दोज डाउट्स एज सुन एज आई सी देम। कोई भी कमेंट आपको डाउट लग रहा है तो वो मैं एड्रेस करूंगा जब भी मैं देखूंगा उसे। अब राइट वन सेंटेंस ईच यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रेजेस। आपको सेंटेंस बनाना था इन फ्रेजल वर्ब से, इन्हें क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब्स। लेकिन आपको मीनिंग नहीं लिखना था। यू हैव टू मेक अ सेंटेंस इन सच अ मैनर दैट इट ब्रिंग्स आउट द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब। सो हेल्ड अप का एक्चुअली में मतलब होता है डिले होना। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनाया जा सकता था, आवर ट्रेन वॉज हेल्ड अप फॉर 3 hours ड्यू टू सम डैमेज ऑन द ट्रैक्स। ओके, आवर ट्रेन वॉज हेल्ड अप फॉर 3 hours, 3 घंटे डिले हो गई हमारी ट्रेन क्योंकि ट्रैक्स में, रेलवे ट्रैक्स में कुछ डैमेज हो गया था। सो हेल्ड अप का मीनिंग क्लियर हो गया इसमें। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है टू फॉलो और एग्जीक्यूट, किसी चीज़ को फॉलो करना या एग्जीक्यूट करना। जैसे श्याम कैरीज आउट ऑल हिज बॉस ऑर्डर्स विदाउट फेल। श्याम अपने बॉस के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करता है, एग्जीक्यूट करता है बिना मिस किए। सो कैरीज आउट, इस प्रकार से मीनिंग क्लियर हो गया। अगला है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी को रिजेंबल करना, किसी के जैसा होना। जैसे ही हैज़ टेकन आफ्टर हिज फादर इन लुक्स। ही हैज़ टेकन आफ्टर हिज फादर इन लुक्स मतलब उसकी जो शक्ल है उसके फादर से मिलती है, तो रिजेंबल करता है, तो टेक आफ्टर। सो ही हैज़ टेकन आफ्टर हिज फादर इन लुक्स। नाउ लुक डाउन अपॉन का मतलब किसी को नीचे देखना, जैसे कि वो आपसे काफ़ी नीचा हो, आप उसे मतलब एक ख़राब नज़र से देखते हो, एज इफ़ वो आपके स्टेटस से नीचा हो। सो लुक डाउन अपॉन से कुछ ऐसे लिख सकते हो, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। हमें गरीबों को नीचा नहीं देखना चाहिए। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। सो सेंटेंस क्लियर हो गया। सिंपल सेंटेंस लिखने थे, नॉट वेरी डिफिकल्ट, सभी में मीनिंग क्लियर हो जाता है। गिवन का मतलब होता है ईल्ड, मतलब किसी चीज़ में कोई आपको बहुत ज़्यादा कोई चाह है और उस चाह में आप बह गए, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, दैट इज़ गिवन। सो सेंटेंस है, पीपल हु गिव इन टू देयर सिली डिज़ायर्स रेयरली सक्सीड इन लाइफ। लोग जो अपने सिली डिज़ायर्स में बह जाते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत ही कम लाइफ में सक्सीड कर पाते हैं। सो पीपल हु गिव इन टू देयर सिली डिज़ायर्स रेयरली सक्सीड इन लाइफ। सो सिंपल हो गया इसमें मीनिंग्स। सो सेंटेंसेस इस हिसाब से लिखना था कि वो सेंटेंस के मीनिंग, वर्ड के मीनिंग, फ्रेजल वर्ब के मीनिंग को क्लियर कर दे। अब आते हैं कुछ एरर स्पॉटिंग, जिसे हम कहते हैं करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस। आपको सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर होता है, उसको ठीक करके लिखना था इस क्वेश्चन को।
तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एवरीवन एक्सेप्ट द 5 बॉयज हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, यहाँ पे एवरीवन आपका सब्जेक्ट है एंड द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, और सिंगुलर है तो क्या हम हैव लिखेंगे? नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हैज। एवरीवन एक्सेप्ट द 5 बॉयज हैज रीच्ड द डेस्टिनेशन, सो हैज होना चाहिए था, दैट वाज द एरर हियर। अगला क्वेश्चन था अनलेस ही डज नॉट रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स ही विल नॉट बी रिलीव्ड फ्रॉम सर्विस। सो आप सभी को पता है, पहले भी बताया, रेगुलर आप सेशंस अटेंड करते आ रहे हो, तो अनलेस और अंटिल के बाद सेंटेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आफ्टर अनलेस और अंटिल द सेंटेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। सो अनलेस ही डज नॉट रिटर्न नहीं, अब सिंपली लिखोगे अनलेस ही रिटर्न्स। अनलेस ही रिटर्न्स द लाइब्रेरी बुक्स ही विल नॉट बी रिलीव्ड फ्रॉम सर्विस। मैंने आपको बताया अनलेस प्लस अफर्मेटिव इज सेम एज सेइंग इफ प्लस नेगेटिव। अनलेस ही रिटर्न्स द लाइब्रेरी बुक्स का मतलब हुआ if he does not return the library books he will not be relieved from service. If he does not return is same as saying unless he returns. Okay, so unless के बाद हमेशा affirmative आता है, तो unless he return में भी s लगा के लिखना था, याद रखना। अगर s मिस किए हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। does not को हटा के unless he returns the books। अगला क्वेश्चन था they have arrived from Chennai yesterday। जैसे ही आप yesterday टेंस में मैंने आपको बताया है कि जब भी पास्ट में पॉइंट ऑफ टाइम लिखते हो तो आपको सिंपल पास्ट लिखना पड़ेगा। तो दे हैव अराइव्ड नहीं, यू सिंपली से दे अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई येस्टरडे बिकॉज इट्स डिनोटिंग द पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। सिंपल, दे अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई येस्टरडे। नेक्स्ट, योर आंसर इज रिप्लीट फ्रॉम एरर्स। रिप्लीट का मतलब होता है फुल ऑफ, भरा होना। सो रिप्लीट के साथ प्रेपोजिशन हमेशा विथ आता है। योर आंसर इज रिप्लीट विथ एरर्स। अगर आपने विथ लिखा है रीराइट करके सेंटेंस को, तब आपका आंसर सही होगा। योर आंसर इज रिप्लीट विथ एरर्स मतलब योर आंसर इज फिल्ड विथ या फुल ऑफ एरर्स, दैट्स व्हाट इट मीन्स। अगला क्वेश्चन है द बुक इज मिसिंग फ्रॉम माई रूम फ्रॉम येस्टरडे। द बुक इज मिसिंग नहीं, आपको लिखना पड़ेगा द बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम। फ्रॉम भी नहीं, यहाँ पे आप लिखोगे सिंस। ये बोलना चाह रहे हो ना, कल से ये किताब मेरे रूम से गायब है। सो यूल से द बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम सिंस येस्टरडे। सो दैट विल बी द करेक्ट वे ऑफ सेइंग द सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस को लिखना था। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो इट वाज अ प्रीटी इजी पेपर। आई एम श्योर ज़्यादातर लोगों ने अच्छा करके आए हो। कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा पेपर। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताइए। आई विल एड्रेस दोज डाउट्स एज सून एज आई सी देम। इसके अलावा हमारे सारे फैकल्टीज़ के सेशंस रेगुलरली अटेंड करते चलिए गाइस। मैं रोज़ शाम में 6 बजे लेके आता हूँ सेशंस रेगुलरली, प्रैक्टिस सेशंस फॉर CDS एंड AFCAT। हमारा अगला अभी ऑब्जेक्टिव CDS के लिए होगा क्योंकि सितंबर में CDS का पेपर आ रहा है। सो वी विल बी प्रिपेयरिंग यू पीपल फॉर दैट। ओके, सो रेगुलर सेशंस आते रहेंगे। सभी फैकल्टीज़ के सेशंस अटेंड करते चलिए। दीज विल रियली हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर एक्यूरेसी एंड स्पीड इन योर एग्जाम्स। डू जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। And if you are preparing for CDS, AFCAT or CAPF exams and you want to take up our regular courses जिसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और परचेज करने टाइम यूज़ दिस कूपन कोड जोश and you can avail additional discount for that as well. So that was it in this session. उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा. Do like, share and subscribe to the channel. Click on the bell icon for notifications. मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।